हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम क्लास 12 से सेकेंड चैप्टर में पुष्पी पौधों के जनन के चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु पर्ण। आज का हमारा यह सब्जेक्ट है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के संदर्भ में समझाया था। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के संदर्भ में मैंने आपको वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, परागकोश, पुतंतु, पुष्पासन, इन सब चीजों का वर्णन मैंने किया हुआ था कि एक पुष्प में के जो भाग होते हैं, पुष्प में 4 भागों से मिलकर के पुष्प की संरचना निर्मित होती है। बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो जब पुमंग को हमने पढ़ा था तो पुमंग अर्थात पुंकेसर जो नर जननांग होता है, उसी को आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु पर्ण, स्टेमेन आर माइक्रोस्पोरोफिल। आज का हमारा विषय, सबसे पहले हम टॉपिक की चर्चा करते हैं पुंकेसर अर्थात नर जननांग के अंतर्गत जो पुमंग है उसका एक भाग होता है। अब यह पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण आवृत्तिबीजी पौधों के नर जननांग होते हैं। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है, आवृत्तिबीजी पौधा क्या है? आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी दो प्रकार के पौधे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का स्टार्ट जब हम कर रहे हैं कि यह जो पुंकेसर है या लघु बीजाणु पर्ण है, यह आवृत्तिबीजी पौधों के नर जननांग होते हैं। तो आवृत्तिबीजी पौधों के संदर्भ में यदि हम आपसे चर्चा करते हैं तो आवृत्तिबीजी को इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहा जाता है। आवृत्तिबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है। आवृत्तिबीजी पौधों की पहचान, फर्स्ट सिम्टम्स, कि आवृत्तिबीजी जो पौधे होंगे उनके जो बीज होते हैं उन बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। और ऐसे पौधों या वृक्षों को हम पुष्पी पादप या ऐसे बीजों को हम पुष्पी पादप भी कहते हैं जिनके बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। तो जिन बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, इस प्रकार के समुदाय के पौधों को हम पुष्पी पादप कहते हैं। और क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित, क्योंकि जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं इनके जो बीज होते हैं, क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित पुष्प पाए जाते हैं। आवृत्तिबीजी पौधों में पूर्ण विकसित क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। 2,50,000 लगभग आवृत्तिबीजी पौधों की या ऐसी जातियों की खोज की जा चुकी है और हमारी इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में आवृत्तिबीजी पौधे पाए जाते हैं। ये है आवृत्तिबीजी। दूसरा होता है अनावृत्तिबीजी, अर्थात ऐसे पौधे या ऐसे वृक्ष है जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। ऐसे पौधे या ये पौधे जो अनावृत्तिबीजी पौधे होते हैं, जिनको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ये पौधे मुख्य रूप से सदाबहार वन जो होते हैं और सदाबहार वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों पर अनावृत्तिबीजी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ये आपको मैं हल्का से एक जनरल नॉलेज दिया हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु पर्ण। जब पुंकेसर की बात आती है तो आवृत्तिबीजी पौधों के नर जननांग होते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर जो होता है वह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से 3 भाग? तो कल मैं उसकी चर्चा आपको हल्का सा किया था कि एक भाग होता है परागकोश, इंग्लिश में इसको एंथर बोलते हैं। दूसरा, ये हम किसके भाग बता रहे हैं आपको? पुंकेसर के, कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु
और तीसरा भाग है संयोजी, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। ये 3 भाग से मिलकर के पुंकेसर बना होता है। एक एक भाग को समझाने का प्रयास हम आपको करते हैं। पुतंतु जो होता है, पुतंतु के बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो पुतंतु पुंकेसर का लंबा, कल मैं आपको एक डायग्राम से मैंने आपको बताया हुआ था कि पुतंतु जो होते हैं, ये मान लीजिए कोई पुष्प है, उसका ये अंडाशय है, ये उसका स्टाइल यहां से निकला हुआ है, ये वर्तिकाग्र है। तो यहीं का जो भाग होता है जो इस प्रकार से निकला हुआ रहता है पुष्प में, और इसी के ऊपर जाकर के क्या बनते हैं, परागकोश निर्मित होते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है पतला भाग, तो पुंकेसर का पतला भाग पुतंतु कहलाता है। और इसके ऊपर वृंत होता है, बोलता है ये पतला कैसा है, पतला वृंत है। कहां इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर में क्या स्थित है, परागकोश स्थित है। इसके ऊपर फैला हुआ, मतलब इस पुतंतु के ऊपर वाले, ये पुतंतु यहां तक, और इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग कहलाया जाएगा परागकोश। नीचे वाला भाग कौन सा कहलाएगा, तो नीचे वाला भाग कहलाएगा पुतंतु कहलाता है। अब परागकोश की चर्चा करते हैं। पुतंतु की पहचान मैंने आपको करा दी, अब परागकोश की हम चर्चा करते हैं। तो जो परागकोश होते हैं, पुतंतु के अग्र वाले भाग पर क्या पाया जाता है, अग्रक वाले भाग पर परागकोश स्थित होता है। और यह जो परागकोश होता है, यह परागकोश 2 पालियों में होता है। यदि इसकी हम एक संरचना बनाए तो इस प्रकार से आपको चित्र दिखाई देगा, इसमें हमको 2 पालियां दिखाई दे रही हैं। और दोनों पालियां, ये वाला भाग और ये वाला भाग, बीच में कनेक्टिव पदार्थ से जुड़ा होता है, संयोजी पदार्थ से आपस में जुड़े रहते हैं। वही है तीसरा भाग पुंकेसर का, संयोजी। मतलब परागकोश में 2 भाग होते हैं और दोनों भाग संयोजी के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एक चित्र के माध्यम से आप समझिए, ये आपका चित्र जो मैंने बनाया है, ये परागकोश की संरचना का डायग्राम है, आपको समझाने के लिए कि ये वाला जो भाग, ये कोई एक पुंकेसर है, पुंकेसर के पुतंतु, ये नीचे वाला भाग हो गया फिलामेंट अर्थात पुतंतु, और इसके ऊपर जो भाग बना है ये कहलाएगा एंथर अर्थात परागकोश। तो ये परागकोश की संरचना हो गई। ये तो सामने से हो गया। यदि आपको इसका जो संयोजी दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको जस्ट आप घुमा के देखेंगे तो आपको इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा कि ये उसका ये कनेक्ट बीचों बीच जो भाग है, ये बीच वाला भाग कौन सा भाग है, संयोजी भाग है। तो मैं अभी शुरुआत में चर्चा किया, पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा भाग, पहला भाग मैंने आपको बताया परागकोश, दूसरा भाग बताया मैंने पुतंतु, और तीसरा भाग बताया आपको मैंने संयोजी। तो इस चित्र से आप समझिए, ये वाला भाग हो गया आपका परागकोश, नीचे वाला ये पतला जो भाग है ये हो गया आपका पुतंतु, और बीचों बीच ये 2 पालियों जो बना हुआ है, इन दोनों पालियों को आपस में जोड़ के रखता है कौन, संयोजी। तो ये संयोजी हो गया। तो ये उसका यदि हम इसको आप 20 से इसको यदि आप काट दें, यदि 20 से इसको आप काट दें तो काटने के पश्चात आपको ये वाला संरचना देखने को मिलती है कि प्रत्येक, किसको काटा हमने, परागकोश को काटा। परागकोश को यदि हम 20 से ऐसे काट देते हैं तो उसके अंदर हमको इस प्रकार की संरचना, कोष्ठ रूपी संरचना दिखाई देती है। अब यहां पर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि संयोजी क्या है, संयोजी क्या जोड़ने का काम करता है। तो संयोजी जो होता है बंध ऊतक होता है, बंध ऊतक होता है। अब टॉपिक आता है परागकोश की। परागकोश को जब हमने उसको काट दिया तो परागकोश की जब हम उसका काट लेते हैं तो परागकोश की प्रत्येक पाली में, ये पाली, एक पाली ये है, एक पाली ये है, एक पाली ये है, एक पाली ये है, तो परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु या 2 परागकोश पाए जाते हैं। प्रत्येक परागकोश में, जैसे ये 1 और 2 समझने का प्रयास करिए। यहां पर ये 1 तो बोलता है प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां, 2 कक्ष पाए जाते हैं, और प्रत्येक कक्ष में, इसमें भी जब इसको आप काटेंगे तो इसमें भी 2 आपको दिखाई देगा, इसमें 2 दिखाई देगा। टोटल संख्या परागकोश में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं या 4 कक्ष होते हैं। प्रत्येक परागकोश में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए भिंडी,
गुड़हल, इसमें आप देखेंगे तो इसमें परागकोश के जो कट चैम्बर होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, लेकिन कभी कभी एक भी हमको दिखाई देती है। ऐसे परागकोश जिनमें एक ही कक्ष पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक कोष्ठी। ऐसे परागकोश जिसमें एक ही कोष्ठ पाया जाता है, एक ही चैम्बर पाया जाता है, उसको एक कोष्ठी बोलते हैं, और जिनमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं उसको द्विकोष्ठी बोलते हैं। इस चित्र से समझिए, ये परागकोश की एक संरचना को हमने जब काट करके देखा तो इस प्रकार से हमको मात्र एक ही चैम्बर दिखाई दे रहा है, दोनों पालियों में एक चैम्बर इसमें और एक चैम्बर इसमें, अर्थात एक एक चैम्बर एक एक कोष्ठ पाया जा रहा है, तो ये कहलाएगा एक कोष्ठी कहलाता है। ये एक कोष्ठी को समझिए आप। और इसी प्रकार यदि 2 कोष्ठ पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्विकोष्ठी। एक ही पाली में परागकोश में एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये है एक ये है, मतलब 1 2 1 2, अर्थात 2 कोष्ठ इसमें पाए जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा द्विकोष्ठी कहलाता है। इन परागकोशों में, जो ये परागकोश मैंने बनाए हुए हैं, इन परागकोशों में केवल 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, और लघु बीजाणुधानियों में इसी तरह से समझिए आप, ये देखिए 1 2 1 2 1 2 और 1 2। इस चित्र को आपने कुछ कोष्ठ को आपको समझाया, मैंने ये चैम्बर को समझा रहा हूं, और इस चित्र से आपको इस किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही हैं वो आपने उसको समझाया हुआ है कि एक डायग्राम को हम पूरा परागकोश की संरचना को देखते हैं तो हमको 2 इसमें क्या दिखाई दे रही हैं, लघु बीजाणुधानियां, और 2 इसमें दिखाई दे रही हैं। मतलब प्रत्येक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु है? 2। ये परागकोश ये है, इस परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी है? 2। तो एक ये है, एक 2, और इसमें कितनी है? तो इस 1 और ये 2। तो ये संरचना को आप इससे समझिए कि प्रत्येक पाली में, परागकोश के एक को पाली में 2 लघु बीजाणुधानी और इसमें भी 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इसको समझने के लिए मतलब हमारा परागकोश ये है, जब इस परागकोश में देखेंगे तो देखो एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, तो इस चैम्बर में भी 2 और इस चैम्बर में भी 2 क्या पाई जाती हैं? लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। इसके आप डायग्राम को समझेंगे तो पूरे डायग्राम को यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये बीचों बीच वाला भाग जो होता है कनेक्टिव वाला भाग है, जो संयोजी वाला भाग जो हमने डायग्राम से आपको समझाया, ये लाइन जो मैं बीचों बीच बना रहा हूं ये लाइन संयोजी वाला भाग है। तो ये संयोजी वाला भाग ऐसे ही भरा हुआ है पूरा, आप इसको माइक्रोस्कोप में देख करके समझ सकते हैं। और उसके पश्चात ये इसकी बाहरी आवरण है। यदि इस चित्र को आप समझेंगे तो ये वाला आवरण जो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इस आवरण को बोलता है एपिडर्मिस, बाहरी आवरण। उसके पश्चात उसके अंदर वाला भाग एंडोथीसियम, उसके अंदर वाला भाग है, ये मध्य लेयर है, मिडिल लेयर। उसके पश्चात मिडिल लेयर के पश्चात यहीं पर परागकोश का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं टेपेटम कहलाता है। परागकोश का अंतिम भाग जो होता है वह कौन सा भाग कहलाता है? टेपेटम कहलाता है। और ये पोलन ग्रेन बोलता है प्रत्येक परागकोश में पाउडर के जैसे महीन, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के लघु बीजाणु भरे होते हैं। बोलता है प्रत्येक परागकोश में पाउडर के समान महीन, जैसे पाउडर के रवे होते हैं उसी प्रकार महीन लघु बीजाणुधानी भरे हुए होते हैं, उसको बोलता है पोलन ग्रेन, यहां पर भरे हुए रहते हैं। और इस प्रकार से हम इसको, और ये बीचों बीच वाला जो भाग इस चित्र में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, अर्थात मध्य व बीचों बीच जो भाग हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने पुंकेसर और लघु बीजाणु को समझाने का आपको प्रयास किया है। इसी के अंतर्गत यदि हमने तो पुंकेसर को समझ लिया, अब यदि हम परागकोश को समझें, या परागकोश कहिए उसी को, या उसी को कहिए आप लघु बीजाणु या परागकोश या लघु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। तो यहां पर जब वृक्ष युवावस्था में होता है, वृद्धि करता रहता है, परिपक्व होने लगता है, तो युवावस्था में जो परागकोश में एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा से वह घिरा हुआ रहता है।
बाहरी आवरण से वह घिरा हुआ रहता है। कौन? परागकोश। और उसके अंदर कोशिकाओं का एक समांग समूह, सभी कोशिकाओं का मिला जुला एक समूह पाया जाता है। समांग समूह अर्थात होमोजीनियस समांग समूह पाया जाता है, और विकास के बाद यह संरचना हमको देखने को प्राप्त होती है। किसमें? लघु बीजाणुधानी या परागकोश में। तो विकास के साथ यह संरचना दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे जैसे परागकोश का विकास होता है तो परागकोश दो भागों में विभाजित हो जाता है, और बाद में यही चार भागों में विभाजित हो जाता है। बाद में यही चार भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक पुंकेसर जितने भी पुष्प हैं, और पुष्प में पुंकेसर जो निकले हुए हैं, तो बोलता है प्रत्येक पुंकेसर विभाज्योतक कोशिकाओं से मिलकर के एक समूह से घेरे के रूप में एक पेपिलामय उभार के रूप में यह निकलता है। इसको बोलता है पेपिलामय। प्रत्येक पुंकेसर में यह परागकोश एक पेपिलामय उभार के रूप में, देखो ये आया आपका पुतंतु, और ऊपर जाकर के यह फैल गया है, बोलता है उभार के रूप में यह निकलता है। और इसका जो शीर्ष वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, शीर्ष वाला भाग चौड़ा होता है। चौड़े भाग अर्थात इस चौड़े भाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश कहते हैं। यही जो चौड़ा भाग है यह कहलाता है परागकोश कहलाता है। और निचले वाले भाग जो होता है, नीचे वाला भाग बेलनाकार आकार जो हमको दिखाई दे रहा है, यह पुतंतु में विभेदित हो जाता है। नीचे वाला भाग बेलनाकार पतला, और ऊपर वाला भाग परागकोश में बढ़ गया, और नीचे वाला भाग पुतंतु में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणुपर्ण या पुंकेसर के भाग, ये समझाने का मैंने आपको प्रयास किया। आवृत्ति बीजी पौधे किसे कहते हैं, अनावृत्ति बीजी पौधे किसे कहते हैं, अभी इसी से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। लघु बीजाणुपर्ण को समझाइए, लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं समझाइए, लघु बीजाणुधानी कहां पाई जाती है, संरचना सही समझाइए। तो ये आपको डायग्राम लघु बीजाणुधानी को समझने में निश्चित रूप से हेल्प करेगा। इसके आधार पर अभी हम अगली कक्षाओं में, जो इससे आगे हम जो कक्षाएं लेंगे, उन कक्षाओं में आपको इन परागकोशों में पाए जाने वाले जो पोलन ग्रेन हैं, अर्थात पराग के जो कण हैं, इनका स्फुटन किस प्रकार होता है, और यह मध्य स्तर जो इसका बना हुआ है मिडिल लेयर, यह मिडिल लेयर कौन कौन से भागों से मिलकर के बना हुआ है। टेपेटम, यहां पर एक शब्द आता है टेपेटम, जो आपका लघु बीजाणु का अंतिम भाग, भीतरी अंतिम भाग होता है, वह टेपेटम कितने प्रकार का होता है, और इसके अंतर्गत लघु बीजाणु में जो परागकण होते हैं, इन परागकणों का स्फुटन किस प्रकार होता है, परागण कैसे होता है, परागण की क्रिया होने के पश्चात में निषेचन की क्रिया होने के पश्चात इनका स्फुटन होता है। स्फुटन की क्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे, और परागण की क्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि परागण किन किन विधियों से और किस किस प्रकार से होता है। तो प्रारूपिक पुष्प की संरचना संदर्भ में जो पुष्प होते हैं, यह पुष्प का प्रत्येक पौधे पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उन्हीं के द्वारा और इनकी प्रजातियों में वृद्धि होती है। जितनी भी यह आपकी जनन की क्रियाएं हैं, यह पुष्प में पाए जाने वाले पुमंग और जायांग पर स्थित जायांग पर होती हैं। पुमंग और जायांग के जो संलयन की क्रिया के द्वारा ही होते हैं, अर्थात नर जननांग और मादा जननांग के मध्य में। और कि उसके पश्चात वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होते हुए ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी में जाके बीजांड पाया जाता है, उस बीजांड में इनका निर्माण होता है, परागकण धीरे धीरे वहां पर निर्मित होते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है, इसके अंतर्गत अगली कक्षाओं में लघु बीजाणुधानियां, दीर्घ बीजाणुधानियां, परागकण, इसको समझाने का आपको प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से आपको पुंकेसर को समझने में, एक प्रारूपिक पुष्प की बाह्य दल, दलपुंज, कोरोला को समझने में, और लघु बीजाणुपर्ण क्या है, आवृत्ति बीजी पौधे क्या है, अनावृत्ति बीजी पौधे क्या है, पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं और उनमें किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, एक कोष्ठी पुंकेसर क्या है, द्विकोष्ठी पुंकेसर क्या है, यह निश्चित रूप से आपको समझने में आया होगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।